अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। वीडियो देखने के बाद रूहान जल्दी से उठा और कपड़े बदले। इसे अल नूर इदारे में जाना था जो डॉक्टर बासत का था। वो वहां से तालीम हासिल करना चाहता था। सबील घर नहीं था और ना ही गाड़ी थी, और रूहान ने अभी गाड़ी नहीं ली थी। उसने ट्रेन से जाने का फैसला किया था। पता उसे मालूम था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ट्रेन में बैठा था। शीशे से वो पीछे की जानिब भागते नज़ारों को देख रहा था। उसके सामने सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। तो तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों हुआ? लड़की ने लड़के से सवाल किया था। शायद वो दोनों दोस्त थे। तुम जानती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत मजहबी किस्म की थी। एक दिन वो कहने लगी कि उसे खुदा से इश्क है। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि तुम खुदा से इश्क नहीं कर सकती, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम चाहो तो उसे आशिक बना सकती हो। बस इतनी सी बात थी। वो उठी और चाय का कप मेरे सर पर मारकर चली गई। लड़की की बात सुनकर लड़की खूब हंसी थी। अलबत्ता रूहान ठटका था। उसे वो रात याद आ गई थी। उस रात जब वो हानम को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गया था, जब वहां पर उसने फकीर ने उस पलट जाने को कहा था। लेकिन रूहान में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो वहीं घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ गया था। उसकी हालत गैर हो रही थी। वो हर हालत में हानम से मिलना चाहता था। एक बात कहूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो सब कुछ तुम्हारी मंशा के मुताबिक होगा। फकीर के पुरस्कार लहजे में कहने पर वो चौंका था। जाओ और जाकर अल्लाह को आशिक बना लो। जब तू उसे अपना बना लेगा और उसका बन जाएगा तो सब मिल जाएगा तुझे, जो नामुमकिन है सब मुमकिन हो जाएगा। फकीर की बात सुनकर आरजे को हैरत हुई थी। उसे इतना पता था कि अल्लाह को आशिक कहना गलत था। वो जानता था उसके घर में अल्लाह से इश्क करने की बातें की जाती, ना कि उसे आशिक बनाने की। उसे फकीर पर किसी पागल का गुमान हुआ था। सोच क्या रहा है, अब जा यहाँ से। फकीर चिल्लाया था, लेकिन वो उलझा उलझा सा उसे देख रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता, फकीर अपनी जगह से उठा और उसके पास से गुजरकर गली में कहीं गायब हो गया था। रोहान को वो रात याद आ गई थी। वो फकीर की बात को नज़रअंदाज कर चुका था, लेकिन आज फिर उसके सामने किसी ने वही बात की थी। उसे हैरत हो रही थी। रोहान कुछ कहना चाहता था। वो उस लड़के से पूछना चाहता था कि अल्लाह से इश्क क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद उनका स्टेशन आ गया था और वो दोनों उतर गए। रोहान उलझ कर रह गया था। वो अल नूर स्कूल पहुंच गया चुका था। गेट पर गार्ड ने उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया था और फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। यह अदारा बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वो नफासत से कदम उठाता रिसेप्शन की तरफ बढ़ा था। रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा था जो शायद मगरिब का ही रहने वाला था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले रूहान कुछ कहता, उस लड़के ने रूहान को सलाम किया था, जिसका जवाब रूहान ने हैरान होते हुए दिया था। जी, आपका नाम? लड़के ने पूछा था। यकीनन वो मुसलमान था। रुहान जबेल, उसने नाम बताया। ओह, क्या वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनका बेटा आएगा, इस जगह पर उसका खास ख्याल रखना है। वो लड़का कहता हुआ रूहान के गले लग गया, जबकि रूहान को हैरत से कंग खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर बासित उसे अपना बेटा मानता था। शिद्दत जज्बात से उसकी आंखें नम हुई। इससे पहले वो कुछ कहता, वो लड़का उसे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया था। अगले दिन कोर्ट जाते हुए सबील ने उसे यूनिवर्सिटी छोड़ा था। बेस्ट ऑफ लक मोहब्बत के देवता, और यहाँ मोहब्बत के देवियों से बच कर रहना। वह शरारत से कहता गाड़ी भगाकर ले गया था, जबकि रूहान उसकी शरारत पर मुस्कुरा कर रह गया था। वह एक गहरी सांस लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। कुछ देर आवारागर्दी करने के बाद उसे अपना डिपार्टमेंट मिल गया था। यहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि यूनिवर्सिटी का होता है। हर तरफ कह कहे जिंदगी से भरपूर स्टूडेंट्स, शरारतें करते कुछ टीनेज। वह सब देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था। उसे मिकी से साथ गुजारे अपने दिन याद आ गए थे। पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था उसे कुछ खास समझ नहीं आई थी। उसका दिमाग कल वाले सवाल में अटका था। वह जल्द अज जल्द डॉक्टर बासित से बात करना चाहता था। पहला लेक्चर कब ख़त्म हुआ, प्रोफेसर कब क्लास से गया, उसे कुछ खबर नहीं थी। वो तब चौंका जब दूसरा प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुआ। रूहान क्लासेस शुरू होने के बाद एक हफ्ता लेट आया था। सबका तारुफ यकीनन हो चुका था। उसे वहाँ अभी तक कोई नहीं जानता था। हे यू, कहाँ गुम हो? प्रोफेसर ने उसे गहरी सोच में गर्क देकर पूछा। शायद प्रोफेसर काफ़ी तेज़ नज़र थे। यस प्रोफेसर।
वो चौंक कर सीधा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? वह पूछ रहे थे। रूहान जबेल, रूहान ने खड़े होते हुए बताया। प्रोफेसर के चेहरे पर हैरत फैल गई थी। क्या तुम सच में वही हो जो हमेशा से गोल्ड मेडल हासिल करने, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक? वो हैरत से पूछ रहे थे। जी। रूहान को समझ नहीं आ रही थी वो इतने हैरान क्यों हो रहे थे। मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी और तभी तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ओके किया था, लेकिन शक था कि शायद एडमिन ऑफिस वाले तुम्हें रिजेक्ट न कर दें। वेल, मैं हूँ प्रोफेसर जस्टिन, यहाँ का एचओडी, और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। प्रोफेसर की उसकी तारीफ करने पर क्लास में हलचल सी मच गई थी। स्टूडेंट्स पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। रोहान ने बस इतना ही कहा था और प्रोफेसर जस्टिन उसे गहरी निगाह से देख कर रह गया था। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। क्लास के बाद वो लॉन में बने बेंच पर आकर बैठ गया था। मौसम खुशगवार था। लॉन के बीचों बीच एक खूबसूरत सा फवारा था जिस पर परिंदों का हजूम था, जो वहां से पानी पी रहे थे। उनकी चहचहाट कानों को भरी महसूस हो रही थी। रूहान ने कुछ सोचते हुए डॉक्टर बासित का नंबर मिलाया था। 2-3 बेल जाने के बाद उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद रूहान अपनी बात पर आया था। मुझे कुछ पूछना है आपसे डॉक्टर। जी, ज़रूर पूछो। तुम मेरे सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले शागिर्द हो। वो मुस्कुराए थे। रूहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली। अल्लाह से इश्क क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने एक फ़कीर के मुंह से सुना था, अल्लाह को आशिक बना लो। उससे इश्क करना इंसान की बस की बात नहीं। उसकी क्या वजह है? रूहान की बात सुनकर डॉक्टर बासत मुस्कुराए थे। मुझे ये बताओ कि आशिक कौन होता है? आशिक वो जो महबूब के कहने पर चले, उसका ख़ास ख्याल रखे। जो महबूब करे वो वही करे। महबूब भूखा हो और कुछ ना खाए तो वो भी भूखा रहे। रूहान ने अपनी तरफ से एक आशिक की खसूसियात बयान कर दी थी। बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि अगर तुम अल्लाह से इश्क करना चाहो तो इन सब खसूसियात पर पूरा उतर सकते हो? अल्लाह को ऊँग नहीं आती, क्या तुम उसके लिए सारी ज़िंदगी जाग सकते हो? अल्लाह तुम्हें हर वक्त ध्यान में रखता है, क्या तुम उसे हर वक्त ध्यान में रख सकते हो? अल्लाह तुम्हारे दिल के राज जानता है, क्या तुम अल्लाह को इतना जान सकते हो? अल्लाह तुम्हें बहुत सी नेमतें अता करता है, तुम अल्लाह को क्या दे सकते हो? डॉक्टर बासित के सवालों ने रूहान को ठिठकने पर मजबूर किया था। आशिक का दर्जा बहुत बड़ा है जिस पर सिर्फ अल्लाह ही पूरा उतर सकता है। वो इन सब खसूसियात पर पूरा उतरता है जो एक इंसान की बस की बात नहीं। इसलिए जो फ़कीर ने कहा वो उसने अपनी तरफ से ठीक कहा था। इंसान तो बस अल्लाह के अहकाम मानकर उसे अपना बनाकर उसका महबूब बंदा बन सकता है। वो कभी भी इश्क के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर सकता। वो कभी आशिक नहीं बन सकता। डॉक्टर बासत खामोश हो चुके थे और रूहान एक सकते से बाहर आया था। बात तो ठीक कही थी डॉक्टर बासित ने। यकीनन वो फ़कीर और वो लड़का इस राज को जान गया था कि इंसान इश्क के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर सकता। ये एक बहुत मुश्किल काम है। शायद दुनिया में कुछ ऐसे लोग गुजरे हों जिन्होंने अल्लाह से इश्क किया हो, या एक आम इंसान की बस की बात नहीं थी। वह भी इसी सोच में गर्क था जब एक अधीर उम्र आदमी उसके पास आकर बैठ गया था। लगता है कोई बहुत अहम राज पाया है, तभी चेहरा इतना चमक रहा है, उस आदमी ने कहा। रोहान ने चौंक कर उसे देखा। कुछ देर पहले वो आदमी उस फवारे के करीब खड़ा वहां आस पास उड़ते परिंदों को दाना डाल रहा था। जी, राज पाया है कि इश्क के तकाजे बहुत कड़े हैं, रोहान ने जवाब दिया था। तो क्या इश्क करना इंसान के बस की बात नहीं? उस शख्स ने दोबारा पूछा। जिन्होंने इश्क किया वो नॉर्मल नहीं, पागल कहलाए हैं। यानी इश्क फना करता है? एक और सवाल हाजिर था। इश्क तो बका अता करता है। एक इंसान जब फना होता है तभी बका पाता है। रोहान के पास जवाब मौजूद था। क्या खुदा से इश्क हो सकता है? क्या कभी किसी ने उस ज़ात से इश्क किया है? यही तो राज पाया है कि इश्क के तकाजे कड़े हैं। खुदा से इश्क करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। मैंने सुना है खुदा अपने बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो खुदा को आशिक कहना दुरुस्त होगा। रोहान चौंका था। आजकल हमने इश्क और मोहब्बत को इतना गलत गलत रंग दे दिया है। जब हम आशिक की बात करते हैं तो बहुत ही गलत तस्वर जहन में उभरता है। हालांकि खुदा ने हर जज्बे को पैदा फरमाया है, लेकिन इंसान ने किसी चीज़ को नहीं बख्शा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? लफ्ज़ आशिक खुदा के लिए इस्तेमाल करना कुछ अजीब सा लगता है। वही तो कह रहा हूँ कि हमने जज्बात को तो गलत रंग दिया ही था, उसके साथ अल्फाज की शनाख्त को भी मसख मसख कर दिया है। इंसान बहुत जालिम वाक़या हुआ है। उसने इश्क को ऐसा रंग दे दिया है कि जब लफ्ज़ आशिक ज़ुबान पर आता है तो दिमाग दिमाग इस लफ्ज़ का तमस्खुर उड़ाता है। मेरे ख्याल से खुदा को आशिक कहने से बेहतर है अपने आप को खुदा का महबूब बंदा बनाया जाए। रोहान ने पहली बार किसी सवाल का जवाब दिया था। बहुत खूब। खुदा का महबूब बंदा सुनकर अच्छा लगा,
لیکن اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ خدا کا محبوب بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنا عقیدہ بدلنا ہوگا۔ وہ شخص اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے، روحان مسکرایا۔ ہیلو، میرا نام تھامس ہے اور مجھے تمہارا جواب بہت پسند آیا ہے۔ بہت عرصے بعد کوئی ایسا شخص ملا ہے جو الفاظ کا ہیر پھیر جانتا ہے۔ تم سے مل کر اچھا لگا مسٹر۔ اس آدمی نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، یقیناً وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ روحان جبیل۔ روحان کے اس کے سوالیہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنا نام بتایا۔ نائس نیم۔ میں سامنے والے فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں۔ پچھلے 30 سالوں سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں، لیکن آج پہلی بار کسی سے سوال و جواب کر کے مزہ آیا ہے۔ پروفیسر تھامس نے خوشگوار سے لہجے میں بتایا۔ اوہ، آپ پروفیسر ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں یہاں نیا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ روحان ادب سے کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، مجھے استاد سے زیادہ دوست بننا اچھا لگتا ہے۔ پروفیسر تھامس مسکرائے تو روحان بیٹھ گیا۔ جینیٹکس پڑھنے آئے ہو؟ پروفیسر تھامس پوچھ رہے تھے۔ جی، روحان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ بہت خوب، اچھی بات ہے، انسان کو اپنے بارے میں جاننا چاہیے۔ معذرت، لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ روحان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ کیا اب ایک سلفائٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر تھامس نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ روحان تو ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے برخودار، میں اب چلتا ہوں، میرے لیکچر کا وقت ہو رہا ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی چائے پر۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، پروفیسر تھامس اپنی جگہ سے اٹھے اور مسکرا کر کہتے آگے بڑھ گئے، اور روحان حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیسا رہا تمہاری یونیورسٹی کا پہلا دن؟ رات کے کھانے پر سبیل اسے پوچھ رہا تھا۔ اچھا رہا ہے، سادہ سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی محبت کے دیوتا کو؟ سبیل کا چہرہ شرارتی تھا۔ نہیں، روحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کوئی محبت کی دیوی ملی؟ سبیل شاید اس کا مزاج خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، یہاں تو دیویوں کی بھرمار ہے۔ درست فرمایا، ایسی ایسی دیویاں ہیں انسان بس دیکھتا رہ جائے۔ روحان کا جواب سن کر سبیل کا کہکا ابھرا تھا۔ اسی لیے میں نہیں دیکھتا اب۔ وہ اس لیے کہ تمہارے دل پر کسی اور کا سایہ ہے، تم اس کے سیر سے باہر نکلو تو دیکھو نا۔ سبیل نے کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ روحان خاموش رہا تھا۔ وہ اپنی محبت پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چائے پیو گے؟ سبیل پوچھ رہا تھا۔ اگر مل جائے تو نوازش ہوگی۔ روحان زبردستی مسکرایا۔ تمہاری اردو کافی اچھی ہو گئی ہے ایڈیٹ۔ اسٹوپڈ کہنے والا شخص معذرت اور نوازش پر اتر آیا ہے۔ کمال ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں ایڈیٹ کہوں؟ مد مقابل بھی روحان تھا۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی بات کر رہا تھا۔ سبیل سٹپٹایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ روحان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اسے سب کے سامنے یو ایڈیٹ کہہ دیتا۔ سبیل کے سٹپٹانے پر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، جبکہ سبیل کچن کی طرف بڑھ گیا۔ روحان نے النور جانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ وہاں کا طالب علم تھا۔ اس کی قرت اچھی تھی۔ وہاں بہت اچھے معلم موجود تھے جو بچوں کو اور نئے آنے والے مسلم کو پڑھاتے تھے۔ روحان حیران ہوتا تھا۔ وہ جب کچھ پڑھنا شروع کرتا تھا تو لفظ بہترین انداز میں اس کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا تھا وہ قرآن پاک مکمل کر چکا تھا اور حفظ کر رہا تھا جب مولوی نے اس پر شیطان کا دھپا لگا کر اسے مسجد سے نکال دیا تھا، اور پھر اس کی ماں نے اسے پڑھانا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا حفظ مکمل کرتا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا وہ سب آیات، وہ سب الفاظ جو اس کے لاشعور میں کہیں محفوظ ہو گئے تھے، اور اب اسے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ کبھی اس پاک کلام سے جڑا رہا تھا۔ اس دن روحان کلاس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی پروفیسر موجود نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ پر ڈائس کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ روحان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کیا کوئی خاص اعلان ہے آج ایمی؟ ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت خاص اعلان ہے، ایمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمی تھا؟ روحان کو ابھی کسی اسٹوڈنٹ کا زیادہ نہیں پتا تھا۔ وہ وقت پر کلاس میں آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کی کلاس فیلوز جو کہ زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے، اس کے مسلم ہونے سے خار کھاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روحان نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، آج ہماری یونیورسٹی کی شان، ہماری کلاس کی جان ایلف لوٹ آئی ہے، جو کہ ایک ٹور پر گئی تھی۔ ایک تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایمی کی بات سن کر ایلف کے نام پر کلاس میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔
सारे स्टूडेंट्स पहली सीट पर बैठी उस लड़की को देख रहे थे जिसकी रूहान की तरफ पुश थी। और एलिफ हमेशा की तरह इस बार भी हमारे क्लास के लिए एक ऑनर लेकर आई है, चैम्बर ऑफ डिस्कशन का ऑनर, जो वो खुद बताएगी। एमी की इस बात पर जोरों शोर से हूटिंग हुई थी। वो डाई से नीचे उतर आई थी और फिर एलिफ अपनी जगह से उठी थी। एलिफ के खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बिलाशुबा वह एक खूबसूरत लड़की थी। रूहान ने एक नज़र उसे देखा था और फिर अपने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। अब वो बाहर कुछ तलाश कर रहा था, आसमान की वसतों में। हेलो गाइस, मुझे उम्मीद सबने मुझे बहुत मिस किया होगा, है ना? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। उसकी आवाज़ रूहान के कानों से टकरा रही थी। उसके बोलने का अंदाज अच्छा था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैम्बर ऑफ डिस्कशन में डिस्कशन का हिस्सा बनना बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग इस डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। और यकीनन वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें यह एजाज़ हासिल होता है। प्रोफेसर जस्टिन ने हमें एक असाइनमेंट दिया है। हर स्टूडेंट का टॉपिक अलग है। प्रोफेसर जस्टिन चाहते हैं कि हम सब अपनी इस असाइनमेंट को चैम्बर ऑफ डिस्कशन में प्रेजेंट करें। वहाँ चैम्बर ऑफ डिस्कशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो बस खामोशी से अलिफ को सुन रहा था। और ये भी सबको मालूम है कि जो इंसान एक बार इस चैम्बर का हिस्सा बन जाए वो मशहूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम एलिफ, तुम हर बात अपनी रिसर्च और अपनी प्रेजेंटेशंस को चैम्बर में पेश करती हो और शायद इसीलिए तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। पीछे से एक लड़की की आवाज़ उभरी थी। एलिफ ने अब्रू उठाकर उसे देखा था। मैं इस चैम्बर का हिस्सा इसलिए हूँ कि मुझ में ये काबिलियत है। अगर तुम लोग इस काबिल हो तो जाओ कुछ करके दिखाओ। एलिफ के लहजे में तंज की आमेजिश थी। वेल, ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके टॉपिक्स हैं जो प्रोफेसर जस्टिन ने दिए हैं। आप अपना नाम और अपना टॉपिक देख लें और जो स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन को चैम्बर में पेश करना चाहें वो मुझे क्लास के बाद मिल ले। और ख्याल रखिएगा, सिर्फ वही लोग आएँ जो इस काबिल हों, वरना चैम्बर में मजाक भी बन सकता है। वो अपनी बात मुकम्मल करके वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। स्टूडेंट्स का एक हजूम बोर्ड की तरफ लपका था। कुछ स्टूडेंट्स खुशी से उछल रहे थे जबकि कुछ मायूस थे। रूहान पुरसुकून सा अपनी जगह पर बैठा था। रो रोहान जबेल, किसी ने उसका नाम पुकारा था। रोहान ने चौंक कर आवाज़ की सिमत में देखा था। तुम्हारा नाम शामिल है इस लिस्ट में, अपना टॉपिक देख लो। वो एमी थी जिसके बाल बहुत छोटे थे, बिल्कुल लड़कों जैसे। वह मुश्किल कानों को छू रहे थे। रोहान को हैरत हुई, इतनी जल्दी उसका नाम आ गया था लिस्ट में। वो अपनी जगह से उठा था। बोर्ड पर अपना नाम और टॉपिक देखकर वो क्लास से बाहर निकल गया था। यकीनन आज क्लास नहीं होने वाली थी। रोहान क्लासरूम से सीधा लाइब्रेरी गया था। सेनेट हाउस लाइब्रेरी, जिसने रोहान की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। वह लाइब्रेरी का कार्ड पहले ही बनवा चुका था। लाइब्रेरी में अपने टॉपिक से मुतालिका किताबें ढूंढने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आया था। अब उसे एलिफ से मिलना था। वो अपनी प्रेजेंटेशन को चैम्बर ऑफ डिस्कशन में पेश करने वाला था। उसका टॉपिक बहुत ही दिलचस्प था, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक उभरी थी। लाइब्रेरी से बाहर उसे अपना एक क्लास फेलो नजर आया था। हेलो, क्या तुमने एलिफ को देखा है? रोहान ने पहली बार किसी को मुखातिब किया था। हाँ, वो कैफ़े में है, इस वक्त अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू। रोहान जल्दी से कहता कैफ़े की तरफ बढ़ा था। कैफ़े पहुंचने के बाद वो पहली नज़र में उसे पहचान गया था। वो बावकार चाल के साथ उसकी तरफ बढ़ा था। एक्सक्यूज मी मिस एलिफ। उसने एलिफ के पास जाकर उसे मुखातिब किया था। एलिफ ने चौंक कर उसे देखा। मेरा नाम रूहान जबेल है और मुझे प्रोफेसर जस्टिन ने प्रेजेंटेशन दी है। आप मेरा रोल नंबर और टॉपिक लिख लें। मैं चैम्बर ऑफ डिस्कशन में अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा। वो उसकी तरफ देखे बिना अपनी बात कहकर वापस मुड़ा था। रुको। एलिफ ने उसे यूं जाते देखा तो पुकारा। रूहान रुक गया था। वो अपनी कुर्सी पर से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। चेहरे पर सख्त से तासुरात थे। क्या नाम बताया तुमने अपना? वो उसके पीछे खड़ी पूछ रही थी। रूहान बिन हैदर जबेल। रूहान ने रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। मुस्लिम हो? वो तीखे चतूनों से पूछ रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रूहान का जवाब सुनकर हवाएं मुस्कुराई थीं। तुम एक मुस्लिम, तुम चैम्बर ऑफ डिस्कशन में हिस्सा ले लोगे? तुम? वो काटदार लहजे में पूछ रही थी। उसके लहजे में छुपे तंज को महसूस करके रूहान चौंका था। क्यों नहीं ले सकता? सपाट से लहजे में पूछा गया। तुम जानते भी हो चैम्बर ऑफ डिस्कशन है क्या? वह इस्तेहज़ाई हंसी के साथ पूछ रही थी। नहीं, लेकिन नाम से जाहिर है कि इस चैम्बर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस होती होगी। सवाल जवाब सेशन होगा और रूहान जबेल से अच्छी बहस कौन कर सकता है? रूहान ने अपने दोनों हाथों को पेंट की जेब में डालकर एक कदम आगे बढ़कर एलिफ की आंखों में देखते हुए कहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसका एतमाद देखकर एलिफ एक पल के लिए हैरान हुई थी। आसपास बैठे स्टूडेंट्स हैरत से दोनों को देख रहे थे।
पुरअतमाद होना अच्छा है, लेकिन मैं लिख कर दे सकती हूँ कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन पहले मरहले में ही रद्द कर दी जाएगी। सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन प्रोफेसर जस्टिन के पास जाएगी और वो खुद ही तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। देखते हैं, प्रोफेसर जस्टिन ने कुछ सोचकर पहली बार में ही प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मुंतखब किया होगा। खैर, आप लिख लें मिस एलिफ, क्या पता आपको अपना लिखा हुआ मिटाना पड़ जाए। फरहान ने मुस्कुराकर कहा था। एलिफ उसकी बात सुनकर आग बगोला हो गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, कोई उन दोनों की तरफ बढ़ा था। हे एलिफ, लेट्स गो, आज मेरी परफॉर्मेंस है, चलो चलते हैं, तुम्हें पसंद आएगी। ये एक लड़का था जिसका हुलिया देखकर रूहान एक पल के लिए साकित रह गया था। स्याह जीन्स, स्याह शर्ट और उस पर स्याह जैकेट, कंधे पर लटकती स्याह रंग की गिटार, लंबे बाल लड़की के कंधों पर बिखरे पड़े थे, माथे पर बंधा एक बैंड। रूहान उसे हैरत से तक रहा था। आरजे, आरजे, उसके चारों तरफ से शोर उभरा था। वो एक पल के लिए माजी में पहुंच गया था। एलिफ से एक घूरी से नवाजती उस लड़की के साथ चली गई थी, और इन दोनों के पीछे उनके ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स भी लपके थे। उस लड़की की जैकेट के पीछे बड़ा सा आरजे लिखा था, और उसके ऊपर तस्वीर बनी थी, यानी प्रिंट, जिसे रोहान पहली नज़र में पहचान गया था। वो उसी की तस्वीर थी जब वो आरजे था। उसकी एक तरफ से ली गई तस्वीर जिसमें उसने एक हाथ में गिटार पकड़ा था और उसकी कलाई पर आरजे का टैटू वाजे था। रोहान ने अपनी दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पर से जैकेट के कफ को फोल्ड किया था, और उसकी कलाई पर आरजे का टैटू चमक रहा था। वह गहरी सांस लेकर कैफे से बाहर निकलाया था। उसे ऐसा करते किसी ने गहरी नज़रों से देखा था। मिस्टर जबेल। वो कुछ कदम ही चला था जब उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी थी। रूहान रुका और फिर पलट कर देखा। उसके पीछे एमी खड़ी थी, छोटे बालों और लड़के जैसे हुलिये वाली वो लड़की जिसका चेहरा मासूम था। यस, रूहान ने सवाली नज़रों से उसे देखा। आ, वो, हमारा नाम इतना मुश्किल क्यों है? एमी से जब कोई बात न बनी तो उसने बेतुका सा सवाल किया। रूहान के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट फैल गई थी। नहीं तो, लेकिन शायद आपको मुश्किल लगता हो। वो जवाब देने के बाद पलटा और चलना शुरू किया। एमी ने भी उसका साथ दिया। हो सकता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर जस्टिन एक मुस्लिम लड़के को चैम्बर ऑफ डिस्कशन का हिस्सा बनने देंगे? एमी ने सवाल किया। क्यों? क्यों नहीं बनने देंगे? उन्हें मुसलमानों से डर लगता है क्या? रूहान के उल्टे सवाल पर एमी गड़बड़ा गई थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एमी ने वजाहत देना चाहिए। तभी एलिफ के ग्रुप से शोर उभरा था। वो लोग अब डिपार्टमेंट के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे। रूहान गहरी नज़रों से उस गिटार वाले लड़के को देख रहा था। वो रोनाल्ड जैकब उर्फ आरजे है। आरजे जो एक सिंगर था, उसका बहुत बड़ा फैन। एमी ने उसकी नज़रों के ताकों में देखते हुए बताया। रूहान हैरान हुआ था। वो नहीं जानता था कि आरजे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करता था। याद आया, तुम भी तो पाकिस्तान से हो ना? क्या तुमने आरजे को देखा है? क्या तुम कभी उसे मिले हो? वो भी पाकिस्तान से था। बहुत अच्छा गाता था। कभी कभी सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी कोई आरजे जैसा इंसान पैदा हो सकता है क्या। खैर, मैं भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन उसकी मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, और सच मानो तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुका है। एमी बिना ब्रेक बोले जा रही थी। शायद उसे चुप रहना या दूसरे शख्स की बात सुनना नहीं सीखा था। मैं नहीं जानता किसी आरजे को, रूहान ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। एमी ने गौर से रूहान को देखा था। आज फिर ये अपनी बेसुरी आवाज़ से लोगों के कानों को पकाने वाला है। बेवकूफ़ कहीं का, खुद को आरजे कहलवाता है। लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं कि ये खुद को आरजे जैसा बनाकर रखता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि रोनल्ड से आर और जेकब से जे लेने पर कोई आरजे थोड़ी बन जाता है। एमी के एमी के लहजे में रोनल्ड के लिए तंज जबकि आरजे के लिए सताइश थी। रूहान एमी को बस देख कर रह गया था। वो उसे कैसे बताता कि आरजे से रूहान तक का सफ़र उसने कितनी मुश्किलों से तय किया था, और यहाँ सब आरजे पर मरते थे। ठीक कहा आपने, आरजे नाम रखने से कोई आरजे थोड़ी बन जाता है। वो फीकी सी हंसी हंस दिया था। एमी इस बार चौंकी थी। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। ठंडी हवाएं उन दोनों की हड्डियों से घुसी जा रही थीं। रूहान ने अपनी जैकेट के कॉलर को खड़ा किया था। उसे यकीन था कुछ देर तक बारिश शुरू होने वाली थी। इससे पहले एमी कुछ कहती, बारिश के नन्हे नन्हे कतरों ने ज़मीन को छुआ था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है। एमी ने उसके चेहरे को नज़रों के अस्तार में कैद करते हुए कहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो उसे यह न कह पाई थी कि उसका चेहरा आरजे से मिलता था। उसकी सहर अंगेज मुस्कुराहट, उसका एटीट्यूड। किससे मिलता है? रोहान ने धड़कते दिल से पूछा। आरजे से, शायद कुछ कुछ, लेकिन नहीं, वो काफ़ी अलग था। उसका अंदाज ही अलग था।
लेकिन लेकिन बेसाख्ता जब मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी तो मुझे लगा था कि मैं आरजे को देख रही हूँ। फिर तुम्हारे लिए पर गौर करने से पता चला कि शायद वो मेरे दिमाग कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुका है, इसलिए नज़र आता है। एमी की बात सुनकर रूहान का कहकहा लगाने को दिल किया था, लेकिन वो खुद पर जब्त कर गया था। आपको गलत फहमी हुई है मिस एमा रिचर्ड। मैं रूहान बिन हैदर जबेल हूँ, आरजे नहीं। दुनिया में बहुत से लोगों की शक्ल आपस में मिलती है, शायद आरजे की भी मुझसे मिलती हो, लेकिन एक बात तो तय है, आरजे भी एक ही था, उस जैसा कोई नहीं था। और रूहान जबेल भी एक ही है। आरजे रूहान जबेल जैसा नहीं हो सकता। वो पुरस्कार से लहजे में कहता मुस्कुराया था और फिर एमी को गुड बाय कहता मजबूत कदमों उठाता उसे दूर होता चला गया था। एमी रिमझिम बरसती बारिश में खड़ी उसे जाते देख रही थी। बिला शुबा वो बहुत सहर अंगेज बातें करता था। एमी को वो पहले दिन से सबसे अलग लगा था। वो उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन उसका संजीदा अंदाज एमी को बात करने ही नहीं देता था। लेकिन आज आज एमी को उसका एतमाद पसंद आया था, और ख़ास तौर पर एमी को उसका एमा कहना अच्छा लगा था। वो उसे दूर तक जाते देखती रही थी, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया था, और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। उस रात रूहान ने घर आकर सबसे पहले अपने पुराने आरजे वाले अकाउंट को ओपन किया था, सालों बाद, और फिर उसने उस अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था। वो चाहता था कि लोग आरजे को भूल जाएं, हमेशा के लिए। लेकिन उसके चाहने से क्या होना था? लोग खास लोगों को जल्द नहीं भूलते, और आरजे भी खास लोगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर टेक लगाए आंखें मूंदे लेटा था। उसकी सोच बस एक इंसान के गिर्द घूम घूम रही थी। उसने अपने दिल को तड़पते पाया था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब उसे कमरे में एक मानूस सी खुशबू का एहसास हुआ था। वो आ गई थी। हाँ, वो उसके तस्वर पर हावी हो गई थी। आ गई हो तुम? आज काफी देर नहीं कर दी? रूहान आंखें बंद किए पूछ रहा था। उसे डर लगता था आंखें खोलने से। उसे डर था कि अगर वो आंखें खोलेगा तो वह चली जाएगी। वह अंधेरों में जब वह बेनाई से महरूम हो गया था, तब भी उसकी साथ ही रही थी। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो मुस्कुराकर कह रही थी। जानता हूँ, आरजे का अकाउंट डिलीट कर दिया मैंने। उस पर जितने भी गाने की वीडियोस थीं सब खत्म हो गई। लेकिन बहुत से लोगों के पास यकीनन अभी भी महफूज होंगी, और उन्हें ख़त्म करने के लिए मुझे हैकर बनना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर बता रहा था। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। हाँ, मुझे ये काम पसंद आया। दुनिया को चाहिए कि वो आरजे को भूल जाए और रूहान जबील को याद रखे। उसके बहुत आस-पास थी। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें आरजे नहीं पसंद था। देखो, मैंने आरजे को ख़त्म कर दिया। कमरे के बाहर मुलाजिम उससे चाय का पूछने आया था, और फिर उसके कमरे से बातों की आवाज़ें सुनकर ठटक कर रुक गया था। डरते डरते उसने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा था। सामने कुर्सी पर टेक लगाए रूहान बोल रहा था। वो बातें कर रहा था किसी से, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मुलाजिम का ये मंजर देखकर सांस खुश्क हुआ था। उसे तो पहले ही दिन से रूहान पर शक था। रूहान को यूं किसी से बातें करता देखकर मुलाजिम इतना डर गया कि दरवाज़ा बंद किए बिना ही नीचे की जानिब दौड़ लगा दी थी। यकीनन अब वो दोबारा उसके कमरे का रुख नहीं करने वाला था। बहुत बदल गए हो तुम, वो जेर लब बड़बड़ाई थी। लेकिन रूहान उसकी सरगोशी सुन चुका था। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं कई दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। किसी को मेरे हाल से ना गर्ज है न कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो। मैं बिगड़ गया हूँ, संवार दो। कमरे में रूहान की पुरसोज आवाज़ सरगोशियों की सूरत में बिखरी थी। वो जा चुकी थी। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वो था। उसकी तन्हाई थी। एक आंसू उसकी बंद आंख के कोने से निकला था, और फिर कनपटी से होता हुआ पीछे कुर्सी की नर्म गुदास गुद्दी में जज्ब हो गया था। रोहान पूरे ध्यान से अपनी असाइनमेंट की तरफ मुतवज्जा हो गया था। एमी उसे अक्सर लाइब्रेरी में किताबों के दरमियान सर जोड़े बैठे पाती थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि रोहान जबेल अपनी पढ़ाई को लेकर इतना संजीदा हुआ था। ये चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये चैम्बर तक नहीं पहुंच सकता। एलिफ ने उसे पढ़ते देखा तो तनफ्फुर से कहा था। मुझे वो काफी ज़हीन लगता है, एमी ने सरगोशी की थी। जितना भी ज़हीन हो, एलिफ का मुकाबला नहीं कर सकता। एलिफ को खुद पर पूरा भरोसा था। ये तो तुम ठीक कह रही हो। एलिफ का मुकाबला करना वाकई आसान नहीं। उसकी बात सुनकर एमी मुस्कुरा दी थी। रूहान अल नूर स्कूल आया था। आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा था, जिसे मुसलमानों और गैर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जमा थी। मौलाना कासिम, जो कि इदारे के एक बहुत बड़े मौलम और स्कॉलर थे, आवाम से खिताब करने जा रहे थे। रूहान जलसे की तैयारी में बुरी तरह से मसरूफ़ था।
लोगों को इत्तेफाक और सलूक के साथ बिठाने के साथ साथ उनकी हिफाजत का भी बखूबी इंतजाम किया गया था। मौलाना कासिम पहुंचने वाले थे जब एक बुरी खबर ने सबको हिला कर रख दिया था। मौलाना दूसरे शहर से तशरीफ ला रहे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल जाने पर मालूम हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। नाजुक वक्त था। ईसाइयों, यहूदियों, मुल्हिदों और साइंस के पैरोकारों से हाल भरा पड़ा था। डॉक्टर बासित अहमद भी पाकिस्तान में थे। उन दो हस्तियों के अलावा भी बहुत से मौलम इदारे में मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों का जलसा नहीं था जिसमें मुसलमानों से बयान करना था, बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा था जहाँ दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सवालों के जवाब दिए जाने थे। मुझे यकीन है मियाँ, तुम ये काम कर सकते हो। फ़ोन से डॉक्टर बासित की आवाज़ उभरी थी। मैं कैसे? आप जानते हैं डॉक्टर साहब, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ। रूहान उनकी बात सुनकर गड़बड़ा गया था। तुम बहुत काबिल हो रोहान बेटा, मुझे पूरा भरोसा है। तुम इस इम्तिहान में कामयाब ठहरोगे। शुरुआत तो करनी ही है तुमने, क्यों ना आज से। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपको बेहतर लगे। रोहान ने गहरी सांस ली थी और फिर आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार किया था। लंदन और अल्लूर इदारे के आवाम डॉक्टर बासित और मौलाना कासिम को अच्छे से जानती थी, लेकिन आज उनके सामने एक जवान लड़का था जिन्हें वो नहीं जानते थे। अल्लूर इदारे की इंतजामिया के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन जब रोहान बिन हैदर जबेल ने अल्लाह के बारे में बोलना शुरू किया तो वो लोग हैरान रह गए थे। सबसे पहले अल्लाह और उसकी नेमतों का जिक्र किया गया था, वह इस अंदाज में कि लोग हैरान रह गए। उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ था। सबसे पहला सवाल जो था एक मुल्हिद की तरफ से किया गया था। मैं यहाँ पर डॉक्टर बासित के लिए आया था क्योंकि मेरे अक्सर सवालात को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो मैं सवाल छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब और मज़ा आएगा, पता चलेगा कि डॉक्टर बासित ने अपने स्टूडेंट्स को कितना सिखाया है। उस मुल्हिद की बात सुनकर रूहान मुस्कुरा दिया था। वह हज़ारों के मजमा के सामने खड़ा था। उसका दिल जज्बा ईमान से भरपूर था। वो खुश था कि अल्लाह ने अपने पसंदीदा कामों के लिए उसे चुना था। मेरा सवाल ये है कि कुफ़ार के दिलों पर मोहर लगने के बाद वो कसूरवार क्यों? अगर अल्लाह ने काफिरों यानी गैर मुस्लिमों के दिलों पर मोहर लगा दी है, तो फिर उन्हें इस्लाम कबूल न करने का कसूरवार कैसे ठहराया जा सकता है? रूहान ने गौर से उसका सवाल सुना था और फिर मुस्कुरा दिया था। आपने ठीक कहा। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 में फरमाया है कि बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए यकसा है, ख्वाह आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, बहरहाल वो ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये आयत आम कुफ़ार की तरफ इशारा नहीं करती जो ईमान नहीं लाए। कुरान करीम में उनके लिए इन्नल लज़ीन कफ़रू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी वो लोग जो हक़ को रद्द करने पर तुले हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करते हुए फरमाया गया कि तुम खबरदार करो या ना करो, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। और ये इस वजह से नहीं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए वो समझते हैं ना ईमान लाते हैं, बल्कि मामला बरअक्स है। इसका सबब यह है कि ये कुफ़ार बहर सूरत हक़ को मुस्तरद करने पर तुले बैठे हैं और आप उन्हें तंबीह करें या ना करें, वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा इसका ज़िम्मेदार अल्लाह नहीं बल्कि कुफ़ार खुद हैं। अल्लाह ताला की तरफ गुमराह करने या दिलों पर मोहर लगाने की निस्बत इसलिए दुरुस्त नहीं कि अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूल भेजकर और आसमानों से किताबें नाजिल फरमा कर इंसानों के लिए राह हक वाज़ेह कर दी। अब जिन्होंने हक कबूल किया वह हिदायत याफ्ता और कामयाब ठहरे, और जिन्होंने हक से मुंह मोड़ा और अम्बिया और रसूल को सताया, अल्लाह ने उन्हें गमराही में पड़े रहने दिया और हक की तौफीक ना दी। एक मिसाल से वजाहत करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक तजर्बाकार उस्ताद आखिरी फ़ाइनल इम्तहानात से कबल ये पेश गोई करता है कि फ़लाँ तालिब इल्म इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगा, इसलिए कि वो बहुत शरीर है, सबक पर तवज्जो नहीं देता और अपने होमवर्क भी करके नहीं लाता। अब अगर वो इम्तिहान में नाकाम रहता है तो उसका कसूरवार किसे ठहराया जाएगा? उस्ताद को या तालिब इल्म को? उस्ताद को सिर्फ इस वजह से कि उस्ताद ने पेश गोई कर दी थी, इसलिए उसे तालिब इल्म की नाकामी का ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह अल्लाह को भी ये पेश की इल्म है कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हक़ को ठुकराने का तहिया कर रखा है और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। लिहाजा वो गैर मुस्लिम खुद ईमान और अल्लाह से मुंह मोड़ने के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ने तो इल्मुल गैब का इल्म रखते हुए उन्हें सदा के लिए इस भंवर में छोड़ दिया है, क्योंकि दिलों के राज बखूबी जानता है और उसे पता है कि कुछ भी कर लो ये लोग ईमान लाने वाले नहीं। एक और सवाल डॉक्टर रोहान हैदर, उस लड़के ने दोबारा कहा था। जी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो मुस्कुराया था। ओके दैट्स ग्रेट, लेकिन मेरा ये सवाल मेरे पहले सवाल से ही जुड़ा है। फहम और अतकार का मरकज़ दिल या दिमाग?
قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟ سوال سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو دنگ کر دیتا تھا، اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔ یقیناً اس بات بھی وہ لوگوں کو لاجواب کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قلب کا مفہوم سمجھا جائے۔ وہ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا دل سوز آواز میں بول رہا تھا۔ عربی زبان میں لفظ قلب کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی۔ لہذا مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دی ہے، اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔ عربی زبان میں قلب سے فہم و ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ فہم و ادراک کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ایک منحوس ستارہ لفظ ڈیزاسٹر کا معنی و مطلب منحوس ستارہ ہے، لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بدقسمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدقسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراخی افلاک میں ہے خوار روزبوں۔ تین سڑکوں کا سنگم لفظ ٹریویل کا لغوی مطلب وہ مقام ہے جہاں تین سڑکیں ملتی ہوں۔ آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کی حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی قدر و قیمت رکھتی ہو تو اسے تین سڑکوں کے سنگم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب سن رائز اور غروب آفتاب سن سیٹ۔ سن رائز کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ سن رائز یا طلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کے باوجود ماہرین فلکیات بھی لفظ سن رائز استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غروب آفتاب یا سن سیٹ کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔ محبت اور جذبات کا مرکز۔ انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے، اور دل سے مراد وہ عضو بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے، ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ تمہیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گا کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ روحان کے عام سے انداز میں کیے گئے سوال نے ہال میں موجود لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کہتی، بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب مرکز خیالات اور ادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے، کیونکہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔ قرآن پاک عربی کا سب سے بڑی گرامر کی کتاب ہے، اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا، کمال کر دیا ہے اس نے تو۔ ڈاکٹر باسط اپنے ٹی وی پر اجلاس کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہاں، مجھے یقین تھا وہ کچھ کر دکھائے گا، وہ سب سے الگ ہے۔ مقدس آپی بھی مسکرا دی تھیں، اور آج کے اس اجلاس میں لوگوں کو لاجواب کرنے والا روحان جبیل پورے ادارے میں چھا گیا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم اسی پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک کی سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے آپ کی ناول ریکمنڈیشنز کا انتظار کامنٹ سیکشن میں رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔